प्यारे बच्चों, हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बेलों की कथा पढ़ रहे थे। उसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे और आज हम उसके जो 2, 3, 4 भाग हैं, 5 भाग हैं इस कहानी के पूरे, देखेंगे कहाँ तक अपन इसको पूरा कर पाते हैं या नहीं तो फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे पूरा। पर आज तो हम दूसरे भाग से इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये बात हो गई थी कि वो दोनों बेल वापस आ गए थे वहाँ से, उसके साले के यहाँ से। जूरी काची का जो साला है गया, उसके यहाँ से बेल वापस आ गए थे। अब कहानी में आगे क्या होता है वो देखते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और फिर बेलों को ले गए चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा संवेदनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ कर दी। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। देखिए, इस प्रकार से दोनों बेलों का जो अहम है, दोनों का जो ईगो था वो प्रभावित हुआ और दोनों ने सोचा कि हमारी किस प्रकार की दयनीय स्थिति गया ने की है। दोबारा वो वापस ले गया जूरी काची के यहाँ से बेलों को। दोनों बेलों का नान की तरफ आंख तक न उठाई, कुछ भी नहीं खाया, करने का मतलब ये है उन्होंने। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। तो इस प्रकार से दोनों बेल यहाँ पर असहयोग आंदोलन की तरह जूरी काची से असहयोग कर रहे हैं। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। देखिए, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, कहने का तात्पर्य एक विडंबना भी है कि हम जिस योनि में हमने जन्म लिया है उसका काम तो हमें करना ही है। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अच्छा, ये हो गया था। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। यहाँ पर हीरा जो है वो बहुत ही संवेदनशील प्राणी की तरह दिखाया गया है कि वो एक यहाँ पर गांधीयन जो शैली है, गांधी जी की जो शैली है, वैसी शैली का प्रभाव है हीरा पर। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक एक तो गिरा दूंगा। ये किसने कहा? मोती ने। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, ये हीरा ने कहा। मोती दिल में अटकर रह गया। आप पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती भी मतलब पलट पड़ता, यानी कि वो भी मजा चखा देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मतलब यही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेरों की थी। भेरों कौन था? वो गया का जो भाई था उसकी लड़की थी। तो दोनों बैलों को वो एक एक रोटी दे करके चली गई। अब देखिए कि सम्मान की एक एक रोटी से भी लगता है उन दोनों का पेट भर गया, ऐसा उन दोनों बैलों ने समझा। और सूखा जो चारा डाला गया वो उन्होंने मुंह तक नहीं लगाया। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्मान से कोई भी चीज़ खिलाई जाती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि उन्होंने सोचा कि यहाँ भी कोई सज्जन का वास है
लड़की भेड़ों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को स्थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। इस प्रकार से वो बालिका 2 रोटी रोजाना उनको खिला रही। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? उसने कहा है। मोती ने कहा कि अब तो सहा नहीं जाता। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की की मारती है। कहने तात्पर्य ये जो लड़की है ये लड़की गया की, लेकिन इसकी माँ सौतेली माँ है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। ये कहा मोती ने, तुम तो किसी प्रकार से भी कोई काम नहीं करने देते हो। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाकों में नाथ डालने का मतलब यह है कि उनको पूर्णतः परतंत्र कर दिया जाएगा। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव कहते हैं गले की रस्सी को। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। देखिए, इस लड़की ने दोनों को आज़ाद कर दिया और फिर ये कहा कि दोनों बेल भागे जा रहे हैं। फूफा दौड़ो दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका ये पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। कि अब क्या हुआ, हम लोग क्या हो गए, रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या करती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि कोई अपना धर्म छोड़ दे, पर हम अपना धर्म कैसे छोड़ें? मतलब हमें तो अच्छा ही करना है, ये कहा हीरा ने। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गए। यानी कि दोनों मित्र थे, दोनों जोड़ीदार थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना आनंदमय जो समय था वो गुजारा उस समय। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। ये तीसरा यहाँ का इसका जो कहानी का जो तीसरा दृश्य है वो ये है। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ जाना से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो।
बंदा तो 9 2 11 होता है। मोती ने कहा 9 2 11 होता है, यानी कि यहाँ सब मैं तो भाग जाता हूँ। ये मुहावरा है 9 2 11 होना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगे दूंगा, रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। यानी कि जब समस्या सामने आ जाए तो फिर उस समस्या का समाधान जी जान से करना चाहिए। ये करने का प्रयास किया इस पैराग्राफ में। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित। सांड चाहता था कि एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिरी बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। विजय हो गई दोनों की उस सांड से। वो सांड को एकदम से उसको हरा करके वो आगे निकल पड़े। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यानी जो गिरा हुआ है, यदि आप, ये युद्ध के नियम भी हुआ करते थे कि किसी के पास यदि हथियार नहीं तो आप उसको मारेंगे नहीं। ये नियम हुआ करते थे पहले। तो यही बात जो है वो हीरा कह रहा है। ये सब ढोंगे, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। यानी देखिए दोनों बेल हैं और दो, एक तो आधुनिकता को लिए हुए है मोती तो, और परंपरा को लिया हुआ है हीरा। हीरा जो है परंपरा का प्रतीक है और जो मोती है वो आधुनिकता का प्रतीक है। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ दिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। और ये लंबा हो जाएगा बेटा, और हम ये दोनों चौथा और 5वां जो अंतिम इसके जो भाग है कहानी के, उसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसके जो प्रश्नोत्तर हैं आपको जो करने हैं वो इस प्रकार से करने कि जो प्रश्न 3 और 4 में जो प्रश्न बनते हैं उनको बना करके लिखेगा। और अंतिम जब मेरा ये हो जाएगा, अपनी जो क्लास पूरी हो जाएगी, ये अध्याय पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको डालूंगा या वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।